One advertisement had become especially well known in Sipalgunj. It showed a healthy farmer with turban wrapped around its head, earrings, and quilted jacket, cutting a tall crop of wheat with a sickle, and a woman standing behind him, very pleased with herself. She was laughing like an official from Department of Agriculture. तो ये इस तरीके से एक शिवपालगंज में उन दिनों जैसे एक विज्ञापन है वो मशहूर हो रहा था। वहाँ पे दिखाया गया कि एक तंदुरुस्त सा जो किसान है अपने सिर पे अंगोछा लगाकर कानों में बालियाँ पहना हुआ था जो, और गेहूँ की ऊंची ऊंची फसल उसके सामने थी और उसको काट रहा था वो। उसके पीछे एक औरत अफसरों की तरह खड़ी थी, मान लीजिए कोई कृषि विभाग से कोई अफसर है और उसकी हंसी से वो हंस रही थी। तो इस तरीके से इसमें जो दिया गया है, और ये क्या है, ये कुछ नहीं, एक्सट्रैक्ट्स हैं ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम श्री लाल शुक्ला का ये एक उपन्यास है जिसकी कहानी राग दरबारी, उसका ये हिस्सा है। और ये जो 1960 में जो ये लिखा गया था, तो ये एक बार इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक स्थिति दिखाई गई है। तो इससे आगे जो हमें लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, तो उसमें जो लैंड रिफॉर्म्स हुए, भूमि सुधार हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जहाँ पर खेती बाड़ी की बात की जाए तो भूमि सुधार के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए इन दौरान। जो जमींदारी प्रथा है उसको समाप्त किया जा गया, और जो जमींदारी प्रथा ये प्रथा अंग्रेजी समय से ही चली आ रही थी। तो खेती बाड़ी में कोई लोगों की जो जमींदार लोग थे उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। तो ज़मीन उनके पास बहुत ज़्यादा थी, खेती बाड़ी में उनको दिलचस्पी नहीं थी, तो उपज कहाँ से आएगी, बड़ी दिक्कतें। तो ज़मीन है, छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ मिलाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। तो कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भूमि है वो अपने नाम पर रख सकता है। लेकिन जो ज़मीन है इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगा, और ज़मीन बटाई है पर जो जोत बो रहे थे उन्हें भी ज़्यादा कानून सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन इस कानून का कोई खासा अमल में नहीं लाया जा सका। तो इन द agrarian sector this period witnessed a serious attempt at land reforms। तो इसमें बहुत सारे सीरियस प्रयास किए गए लैंड रिफॉर्म्स के, भूमि सुधार के। perhaps the most significant and successful of these was the abolition of the colonial system of जमींदारी। कॉलोनियल सिस्टम, अंग्रेजी समय से ही जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी उसको अब ख़त्म कर दिया गया। दिस बोल्ड एक्ट not only released land forms from the clutches of a class, from the clutches of higher section of the society, and no doubt they were landowners, जमींदार्स, that had little interest in agriculture। तो इसमें क्या किया गया, ज़मींदारी प्रथा है उसका समाप्त कर दिया गया जो अंग्रेज़ों के समय से ही चली आ रही थी। ये एक साहसिक कार्य था। इसने न केवल भूमि को बड़े बड़े जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में जमींदार थे उनसे ही मुक्त किया, बल्कि इसमें बहुत सारे जो सुधार किए गए, क्योंकि जो अमीर लोग थे, जो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, उनको खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब ज़मीन है वो खाली पड़ी हुई थी, या फिर वो काश्तकारों को, छोटे किसानों को देते थे, पूरी ज़मीन नहीं होती थी। तो इस तरीके से पूरी ज़मीन की बिजाई नहीं होती थी, बुआई नहीं होती थी। तो भारत कृषि के माध्यम से कैसे उन्नत हो, ये बड़ी समस्या थी उसमें। तो इसके लिए इट ऑल्सो रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। डोमिनेट में जो बहुत सारे पॉलिटिक्स में आए हुए थे उच्च वर्ग के लोग, उनके अक्षमताओं को, वहाँ पे उनकी भागीदारी को कम किया गया, या उससे ऐसा प्रयास किया गया। अटेम्प्ट्स एट कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, ब्रिंगिंग स्मॉल पीसीज ऑफ लैंड टुगेदर इन वन प्लेस सो दैट फार्म साइज कुड बिकम वायबल फॉर एग्रीकल्चर।
तो ज़मीनें थी, जो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े थे, उनको मिलाया गया ताकि बड़ा खेत तैयार किया जा सके जो एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त हो। ऐसे भूमि को संगठित किया गया, उसका रिफॉर्म किया गया। वर ऑल्सो फेयरली सक्सेसफुल, ये सभी सफल रहे हैं। बट द अदर टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर मच लेस सक्सेसफुल, लेकिन दो दूसरे जो कंपोनेंट थे, तत्व थे भूमि सुधार के, वो सक्सेसफुल नहीं रहे। थ्रू द लॉज वर मेड टू पुट एन अपर लिमिट और सीलिंग टू हाउ मच एग्रीकल्चर लैंड वन पर्सन कुड ऑन। कानून बनाया गया हालांकि वहाँ पे कि एक व्यक्ति को कितनी वो भूमि है वो अपने पास रख सकता है। कोई ज़मींदार है, ज़मींदार कितनी भूमि को अपने लिए रख सकता है। तो यहाँ पे ये कानून के द्वारा वहाँ पे व्यवस्था की गई। एक निश्चित भूमि है ज़मींदारों को दी गई, उससे ज़्यादा उनको भूमि रखना अलाउड नहीं था। तो इस तरीके की स्थिति वहाँ पर पनपी। People with excess land managed to evade the law. Similarly, the tenants who worked on someone else's land were given greater legal security against eviction. But this provision was rarely implemented. तो यहाँ पे बहुत सारे सुधार करने के प्रयास किए गए। कोशिशों में कुछ में ज़्यादा सफलता मिली, कुछ में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। कानून बनाए गए, कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि है वो अपने पास रख सकता है, ये बात देखी गई। लेकिन जिसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी उन्होंने कानून की तोड़ खोज ली, क्योंकि आज भी आप देखते हैं बहुत सारे जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन दबी हुई पड़ी है। तो अब वो ज़मीन है, वो राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले क्या था, वो भूमि है वो कृषि भूमि रहती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूमि है उसमें कृषि नहीं करते थे, वो ऐसे खाली पड़ी रहती थी। आगे काश्तकारों को वो ज़मीन दी जाती थी, काश्तकार उस ज़मीन में खेती बाड़ी नहीं करते। अगर खेती बाड़ी कर लेते तो उनसे ज़्यादा राजस्व है वो वसूल करते थे। तो वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी इरिगेशन में, जैसे खाद की, पानी की। तो कुएं नहीं थे वहाँ पे, बांध नहीं थे। तो ये बड़ी समस्याएं भारत को एक चुनौती की तरह इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। और जो कृषि की जो व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। हालांकि बहुत सारे सुधार करने की कोशिशें की गई। ज़मीन है बटाई पर जोत करवाई गई, तो ज़्यादा कानूनी सुरक्षा भी उनको प्रदान की गई। कानून ज़्यादा भूमि के लिए अच्छे बनाए गए, लेकिन कहीं पर ही कोई कानून अमल में लाया गया होगा, ये बड़ी समस्याएं यहाँ पर आती रही है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ और थोड़ा बहुत है, मैं इसमें आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। I was not easy to turn these well-meaning policies on agriculture into genuine and effective action. This could happen only if the rural and landless poor were mobilized, but the landlords were very powerful and wield considerable political influence. Therefore, many proposals for land reforms were either not translated into laws or when made into लॉज दे रिमेन्ड ओनली ऑन पेपर। तो कानून है वो लिख दिए गए, बना दिए गए, लेकिन वो कानून है केवल कागजों की ही शोभा बढ़ा रहे थे, उनकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। कानून तब तक वो कानून नहीं माना जाता जब कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अब इम्प्लीमेंट कैसे करे, गरीब किसान हैं उनकी समझ नहीं है वो चीज़ें। जो पढ़े लिखे हैं उनकी उनमें रुचि रही है, क्योंकि पढ़े लिखा तबका भी क्या था, वो उच्च वर्ग का था, जमींदारों का ही था। तो उन्हीं का जो राजनीति में उनकी ज़्यादा पहुंच थी, पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से भी वो काफ़ी शक्तिशाली थे। तो बहुत सारी समस्याएं या संघर्षों में से हमें गुजरना पड़ा है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है जो साथ में हमें देखने को आई है। यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा पढ़ के देखिए। फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस मतलब खाने पीने में जो वस्तुएं थी वो बड़ी संकट में थी। आपने अपने बड़े बूढ़ों को भी घर पे कहते सुना होगा कि हमारे टाइम में ऐसा था कि हम हैं जो खाने के लिए चीज़ें नहीं थी वहाँ पे, मतलब उनको भूखे पेट मरना पड़ता था, अकाल पड़े बहुत सारे। और ये बच्चों 1960 यानी 1960 के दशक की बातें हैं। तो इसमें जैसे कुछ मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश करें, बार बार सुने, उन चीज़ों को आप ध्यान रखें। तो इसमें द एग्रीकल्चर सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स इन 1960s। 1960 के दशक में जो कृषि की दशा थी पहले से भी बदतर हो गई। Already the rate of growth of food grain production in 1940s and 1950s was barely staying above rate of population growth.
1940 में, यानी कि आज़ादी से कुछ समय पहले, 5-7 वर्ष पहले, और जो 1950 के दशक में खाने पीने की जो वस्तुएं थी, उत्पादन वृद्धि दर उसमें काफ़ी कम थी। लेकिन तब की जनसंख्या की वृद्धि की दर से जैसे तैसे उन्होंने अपने को वो उस खाद्यान्न जो हमारे पास आपूर्ति थी उससे ऊपर रख पाए, मतलब ठीक ठीक फिर भी उनको पेट भरने के लिए मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे जब समस्या कब आई, ये बिटवीन 1965 and 1967 severe droughts occurred in many parts of the country. As we shall study in the next chapter, this was also the period when the country faced 2 wars and foreign exchange crisis. All this resulted in a severe food shortage and famine like conditions in many parts of the country. तो ये समस्याएं कब आई, 1965 में और 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा बेटा। वहाँ पे अब एक और यहाँ पे बातें याद करने वाली है कि चाइना से हमारा युद्ध हुआ, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, तो भारत को 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा था। तो इसमें विदेशी मुद्रा का भी वहाँ पे संकट आया कि विदेशी मुद्रा हमने जो अमेरिका से, क्योंकि आपको याद होगा कई बार जैसे खेतों में खरपतवार के रूप में चीज़ें खड़ी रहती हैं, हम बोलते हैं ये एक अमेरिकी घास है। तो ये अमेरिकी घास कैसे आया बच्चों, हमारा देश भूखा मर रहा था, अमेरिका से हमने गेहूँ मंगवाए तो उसमें से कुछ ऐसे विषैले तत्व आए थे जिसको हम ऐसा बोलते हैं। तो बेटा हमारे लिए पेट भरने की समस्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत सारी समस्याओं से हमारा देश वो गुजर रहा था। तो इसमें पॉपुलरली जो बिहार के बारे में यहाँ पे बातें करें तो बिहार का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इट वाज इन बिहार दैट द फूड क्राइसिस वाज मोस्ट एक्यूटली फेल्ट एज द स्टेट फेस्ड ए नियर फेमाइन सिचुएशन। तो यहाँ पे जो बिहार में खाद्यान्न संकट था, सबसे ज़्यादा विकराल रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ स्थिति बिल्कुल पूरे देश में सबसे ज़्यादा बदतर थी। तो the food shortage was significant in all districts of Bihar, with 9 districts producing less than half of their normal output. जो 9 ज़िले हैं बिहार में उनमें तो ये स्थिति है प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा कम थी। वहाँ पे है ना जो फसल उगाते थे हम, फसलें उगाते हुए कम से कम वहाँ पे इतनी फसल जितनी मतलब वहाँ की जनता थी, जैसे आपने वहाँ पे उत्पादन होना चाहिए उसका 1/3 हिस्सा कम होता था। मतलब मान लीजिए आप जैसे अगर मैं करेंसी के रूप में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि 100% से 25 ही आपको मिल रहा है, तो आपने इतना परिश्रम किया फिर उसके बाद भी उत्पादन देश का सुधर नहीं पाया था। तो इसके अलावा जो वहाँ पे स्टेट में बिहार में 5 ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें से जो 5 डिस्ट्रिक्ट है आउट ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट्स है, 9 जिलों में से जो 5 डिस्ट्रिक्ट है इनफैक्ट प्रोड्यूस लेस देन 1/3 of what they produce normally. Food deprivation subsequently led to acute and widespread malnutrition. It was estimated that the chlorine intake dropped from 2200 per capita per day to as low as 1200 in many regions of the state, as engaged the required of 2450 per day फॉर द एवरेज पर्सन। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है बेटा कि लोग कुपोषण का शिकार हो चुके थे, मतलब उनको खाने के लिए चीज़ें नहीं थी। शरीर को तो कुछ चलाने के लिए ऊर्जा चाहिएगी ना, तो शरीर में अब कहाँ से आएगा, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो लोग क्या खाएंगे, पत्ते खाएंगे, सूखी लकड़ी खाएंगे, घास खाएंगे, उससे बनी रोटियाँ खाएंगे लोग, पेट तो उनको भरना है। तो क्या करें, अब बच्चों ये सोचे कि एक शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, काम करने के लिए शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो लोगों को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाए जिसके बलबूते वो काम कर सके, तो लोग हैं बड़े वो कुपोषण का शिकार हुए। तो इससे क्या है, इसमें बताया गया एक अनुमान के तौर पे कि जो बिहार में अब क्या होता है कि एक व्यक्ति को अपने शरीर को चलाने के लिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि 2020 की कैलोरी चाहिए, 2200 कैलोरी चाहिए, लेकिन उनको केवल जो 1200 कैलोरी ही प्रति व्यक्ति की स्थिति से मिल रही थी। रोज़ाना आपको अगर सही रूप में देखा जाए तो 2450 यानी 2450 जो आपको कैलोरी प्रति व्यक्ति को चाहिए आहार के रूप में। तो ऐसा हम वहाँ पे नहीं कर पाए। तो अब क्या हुआ, death rate in Bihar in 1967 was 34%, higher than the number of deaths that occurred in the following year. जो डेथ रेट था ना बेटा 1967 में 34% ज़्यादा डेथ रेट था
अब ये सोचने वाली बात है कि जितनी आगे आने वाले वर्षों में डेथ हुई हैं उनसे 34% ज़्यादा वो डेथ हो रही हैं। तो लोग किसका कुपोषण का शिकार हो ओबियसली यहाँ पे हैं। स्थितियाँ देखने लायक हैं, ये देखने वाली है, समझने वाली हैं। अगर देखें तो बेटा बहुत ही दुर्गति से, बहुत ही बुरी स्थितियों से हमारा देश उभर कर सामने आया है। फूड प्राइसेज ऑल्सो हिट ए हाई इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर। इस समय बिहार के अंदर है ना, जो खाने की वस्तुओं का इतना दाम बढ़ गया कि उनके लिए उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था। इवन वैन कंपेयर्ड विद द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, अगर हम उत्तरी भारत के कुछ राज्यों से तुलना करें कि वहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं का क्या दाम रहा था और उत्तरी भारत में कितना रहा था, तो फॉर वीट एंड राइस द प्राइसेज इन स्टेट वर ट्वाइस और मोर देन देयर प्राइसेज इन मोर प्रोस्परियस पंजाब। इतना समृद्ध राज्य उस समय पंजाब था, जो हरियाणा भी उसी का पार्ट था उस समय। याद रखें प्यारे बच्चों, 1 नवंबर 1966 को भारत और ये हरियाणा और पंजाब वो अलग हुए थे। तो उसमें पंजाब बड़ा समृद्ध राज्य था। तो पंजाब के अंदर जो गेहूं और चावल के दाम थे उसके लगभग 2 गुने और 3 गुने दाम में बिहार में चावल और अनाज बेचा जा रहा था। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बेटा उस समय ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, और इसके अलावा जो सरकार की पॉलिसीज भी इतनी ज़्यादा ऐसी थी कि वो अलाउ नहीं करते थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज हैं वो भेजा जाए या कुछ उसकी व्यवस्था की जाए। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ थी जिससे हमें जूझना पड़ रहा था। फॉर wheat and rice the prices in the state were twice and more than their prices in more prosperous Punjab. The government hard zoning policies, तो यहाँ पे जैसे हाँ गवर्नमेंट की हार्ड जोनिंग पॉलिसीज़ थी, हेड जोनिंग पॉलिसीज़ दैट प्रोहिबिटेड ट्रेड ऑफ फूड अक्रॉस स्टेट्स, जिसने राज्यों से राज्यों के बीच में खाद्यान्न वस्तुएं पहुंचाने के व्यापार पर पाबंदियां लगाई हुई थी। दिस रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन बिहार ड्रामेटिकली। इस तरीके से नाटकीय रूप से बिहार के अंदर जो भोजन की उपलब्धता है उसको कमी किया गया वहाँ पे। इन सिचुएशन सच एज दिस द पुरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सफ़र द मोस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें किसको आई? अमीर को नहीं आई, उच्च वर्ग को नहीं आई, मध्य वर्ग को नहीं आई। तो सबसे ज़्यादा इस चक्की में कौन पिसा? गरीबी की चक्की में गरीब पिसा। बेचारे को उसको खाने के लिए वस्तुएं नहीं थी। किसान है, मजदूर हैं, और वो कहाँ से लाएं? तो ये सारी समस्याएं हमारे देश में थी। द फूड क्राइसिस हैड मैनी कॉन्सिक्वेंसेज। खाद्यान्न संकट में बहुत सारी स्थितियाँ थी, बहुत सारी उसकी परिस्थितियाँ थी। द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोर्ट वीट एंड हैड टू एक्सेप्ट फॉरेन एड। तो सरकार को क्या था कि बाहर देशों से उनको गेहूं मंगाना पड़ा है, तो बाहरी देशों से मदद उनको मांगनी पड़ी, जिसमें मेनली आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये मदद हमने ली थी। नाउ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द प्लानर्स वाज टू समहाउ अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। द एंटायर प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड प्राइज एसोसिएटेड विद इट सफर्ड सेटबैक। तो इस तरीके से जो बहुत सारी समस्याएं, खाद्य संकट के कई परिणाम भी हुए। सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा, विदेशी मुद्रा हमारी जो वो उसमें काफ़ी खर्च हुई। हमारे पास जो योजनाकार थे, जो हमारे पंचवर्षीय योजना लागू करते थे, उनकी हमेशा प्राथमिकता यही थी कि किसी न किसी तरह खाद्यान्न के मामले में तो हमारा देश आत्मनिर्भर बने। हमारे यहाँ कृषि क्रांति आई थी, इसी के परिणाम स्वरूप बेटा लोगों को प्रेरित किया गया था, किसानों को प्रेरित किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाने के लिए उनको कहा गया था। तो इसमें खाद्यान्न संकट है, ये इससे उबरने के लिए देश को बड़े संघर्ष में से गुजरना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये बात आपके समझ में आई है। इससे आगे जो हमारा है तो वो देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा और इसमें बताया गया है, लॉज एंड रिमेन्ड ओनली ऑन पेपर। तो ये कानून थे क्या? ये सारी नीतियाँ ठीक ठाक तरीके से, कारगर तरीके से अमल में लाना इतना आसान नहीं था प्यारे बच्चों। जो भूमिहीन जनता थी, वो भूस्वामी बहुत ताकतवर थे, वहाँ पे भूमिहीन जनता बड़ी कमज़ोर थी, गरीब थी। उनका जो अमीर लोगों का जो भूमि स्वामी थे, उनका राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से वो भूमि के अनेक जो हम वहाँ पे रिफॉर्म्स करना चाहते थे उनमें हम सुधार नहीं कर पाए। और इस तरीके से हमें इस सब के बावजूद प्रभुत्व जो संपन्न सामाजिक वर्ग है, हम ऐसे से हमारी नीति निर्माण के कार्यों में हमेशा उसका खास कारगर है, वो नियंत्रण उसका रहा है। तो
उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये बात आपके समझ में आई है। इसके उपरांत जो है द ग्रीन रेवोल्यूशन, हम इसको कल को करेंगे अब लेसन की नेक्स्ट वीडियो में। और ये अब हमारा चैप्टर है, इसके साथ ही थोड़ा सा रहता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो थोड़ा सा और इसमें कुछ अगर एडिशनल है तो वो मैं आपको करवा दूंगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ने हैं और इसको चैप्टर को बार बार समझना है। जब तक बच्चे आप खुद रीड नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, हमेशा याद रखें। और इसके बाद है हमारा लेटर डेवलपमेंट, तो बाद में जो विकास कार्य है उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद ही हमारे चैप्टर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। तो ठीक है बेटा, मे गॉडेस सरस्वती ब्लेस यू। सभी बच्चे मिलकर काम करें, मेहनत करें, मेहनत से ही आपका जीवन सफल होगा। जो बच्चे ये अभी तक ये सोच रहे हैं कि सर हमने तो अब देखते हैं जून जुलाई के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या उसमें करेंगे वो करेंगे, आपके जीवन का आप चाहे इंटेलिजेंट है या आप कम इंटेलिजेंट है इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। आप फेल पास है ये चीज़ नहीं है, आपने खुद अपने आप को फेल कर रहे हो क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो। आप अपना 1 साल बर्बाद कर लोगे अपने जीवन का। जो बच्चे सजग हैं, अवेयर हैं, जिनके पेरेंट्स अवेयर हैं, वो बच्चे काम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बहाना लेके बैठे हो, इसका कोई उपचार नहीं है प्यारे बच्चों। जब तक आप अपने टीचर से अपनी समस्याएं नहीं रखोगे तो ये ठीक है। तो कभी ऐसा मत सोचे कि हम इस वजह से पीछे रहेंगे, हाँ फ़ीस की वजह से पीछे रहेंगे, भाई फ़ीस नहीं देनी है, ये चीज़ है, इस तरीके से हम छिपा के रखें इन चीज़ों को। बेटा ये पैसा है, ये एजुकेशन पे नहीं लगाओगे तो कहाँ लगाओगे। और फ़ीस है, फ़ीस तो गवर्नमेंट भी है वो दिलाएगी आपसे, है ना। फ़ीस तो आप दे रहे हैं, लेकिन बेटा फ़ीस एक इशू नहीं है। जहाँ तक कि टीचिंग इज़ मोर ऑफ ए पैशन दैन ए प्रोफेशन, इस बात का ये आपका मैटर है। लेकिन जो मैं समझाने चाहता हूँ बेटा कि पैसा कभी किसी के पास नहीं रहता। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत पैसा कमाया, बड़ा धन कमाया, लेकिन वो धन हमारे किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ी हमारे लिए एजुकेशन है। आप एजुकेशन प्राप्त करें, अपने टीचर से संपर्क बनाए रखें, आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। और बेटा अगर आपने अपने बारे में अच्छे आप सोचते हैं, समझते हैं, तो बेफिक्र होकर विदाउट टेंशन अपने टीचर से बातें करें, अपनी पढ़ाई को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें। आप ये मत सोचें कि वहाँ पे आपको टीचर बार बार टोकने के लिए नहीं होगा बेटा, ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो थैंक यू एंड हैव ए डे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं मेरी बातें। ये आपके भले के लिए, आपको अपना भला खुद सोचना है, समाज का हित करने के लिए पढ़ना है और समाज के लिए ही हमें काम करना है, स्वार्थ के लिए नहीं जीना। ये आप जैसी इन सोचों से, दक्कनुसी सोचों से आपने दूर रहना है मेरे बच्चों। और उम्मीद करता हूँ आप जीवन में आगे बढ़े और बहुत सारी खूब सारी मेहनत करें और कभी भी अपने लिए किसी काम को वजह न बनाएं, न करने की वजह काम करने की पैदा करें। थैंक यू।